जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RVS क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 10। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 10 ये मैथमेटिक्स का पेपर है हम लोगों का। ठीक है, ये जो है प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का प्री बोर्ड एग्जाम है। ठीक, इसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। पूरे कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा और उसका क्या आंसर होगा और किस तरह से होगा और उसको हम लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन सभी बातों पर हम लोग विस्तृत यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ में हम लोगों का यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन पेपर का कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर लिए हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42 15 का HCF होगा। ठीक है, यानी कि 42 और 15 दो संख्याएं हैं और दोनों का एलसीएम जब निकाला जाता है तो आता है 210। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का HCF क्या होगा ये हम लोगों को पता करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर बगल में इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का संख्याएं 42 और 15 दिया गया है। इसका मतलब ये पहली संख्या हम लोगों को 42 दिया गया है और दूसरी संख्या जो दिया गया है ये 15 दिया गया है। ठीक है, और एलसीएम हम लोगों का इन्हीं दोनों का एलसीएम भी देखिए हम लोगों का कितना दिया गया है, 210 दिया गया है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। पूछ क्या रहा है, HCF। तो देखिए यहाँ पर हम लोग HCF को ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि HCF इक्वल टू क्या होता है, ये होती है पहली संख्या गुणित में दूसरी संख्या अब बटे में होता है एलसीएम। इसका मतलब ये होता है कि जो भी दो संख्याएं दिए गए होते हैं दोनों को गुणा करिए और एलसीएम से भाग दे दीजिए, जो आता है उत्तर वह हम लोगों का क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहली संख्या हो जाएगी 42 और दूसरी संख्या हो जाएगी 15 और इसी में एलसीएम का मान यहाँ पर नीचे हो जाएगा 210। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको काट देते हैं। जब काटेंगे तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर होगा कितना, ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 और यहाँ पर बचेगा 1 और 0 मिलाकर 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये हो गया। अब देखिए 42 एकन्नम 42, 42 एकन्नम 42, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोगों का HCF का मान 3 गुणित 1 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, अब बटे में 1 आएगा। अब बटे में 1 रहता है तो नोट नहीं किया जाता है, यानी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब HCF का मान कितना आ जाएगा, 3 होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोगों का मैच करेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, A नंबर। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी तरह से हम लोग, ये पहला हो गया। अब आइए इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। ठीक है, यानी कि संख्या 240 है, इसका अभाज्य गुणनखंडन होगा, यानी कि A, B, C और D इन चारों में से कौन सा होगा। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का पहला वाला था। दूसरा वाला में हम लोगों को ये 240 हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए हम लोग पहले करते क्या हैं कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले हम इसको काटते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता क्या है, 2। तो पहले इसको 2 से काटेंगे, तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 और ये 0। फिर से अगर ये 2 से कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो अगली अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो 2 से कटेगा ये, तो 2 से काट देते हैं, तो हो जाएगा 2 छंग 12 और ये 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये 0। फिर 2 से काटिए तो 2 एकन्नम 2, यहाँ 1 बचेगा और ये 0 मिलाकर 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से 15 नहीं कटेगा तो 3 से काट देते हैं, 3 पचे 15 और हो जाएगा 5 एकन्नम 5। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले 2 और फिर ये देख रहे हैं कि 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 बार आया है, तो घात में इसको 4 लिख देते हैं। फिर गुणा, फिर 3 लिखते हैं। अब 3 एक ही बार है तो घात 1 को नहीं लिखा जाता है। ठीक है,
फिर अगले हम लोगों का भाज्य क्या है, अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया 5। 5 भी एक ही बार है तो घात 1 को नहीं लिखा जाता है, तो इसका मतलब 240 का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा वो 2 घाते 4 गुणिते 3 गुणित 5 होगा। अब ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 घाते 4 गुणित 3 गुणित 5, इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कौन सा, 2 नंबर। अब आइए इसके बाद हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको यहाँ पर ये हो गया है तो इसको हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं और यहीं पर इसको बगल में ही सॉल्व कर लेते हैं उसको भी, और चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच हो करेगा यानी कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहला जो समीकरण दिया गया है ये हम लोगों को दिया गया है 2x प्लस 3y ये प्लस 5 इक्वल टू यानी बराबर में 0 दिया गया है, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हम लोगों का ये है तो हो जाएगा -4x माइनस 6y, ये 10 देखिए बराबर में दिया गया है तो इसको हम लोग बाएं तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 10, अब बराबर में यहाँ हो जाएगा ये 0, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं इसका व्यापक समीकरण से इसका तुलना करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम लोग पहले करते क्या है कि यक्ष का गुणांक और यक्ष का गुणांक इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों का अनुपात और वाई के गुणांक का अनुपात और अभाज्य जो ये जो अचर पद है इसका अनुपात निकाल लेते हैं, और अनुपात निकाल के देखते हैं कि क्या ये जो है इसका बराबर आता है या बराबर नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर ये x के गुणांक का पहले अनुपात निकालेंगे तो 2, ये इसका गुणांक 2 हो गया, इसका हो गया -4। ठीक, अब इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो 2 × 2, 2 दूना 4, इसका मतलब कितना आ गया, ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यहाँ y का गुणांक जब निकालेंगे हम लोग तो देखिए हो जाएगा ये 3, इसका हो गया 3 और इसका हो जाएगा -6, तो इसको काटेंगे 3 × 3 दूनी 6, तो इसका भी देखिए ये माइनस ऊपर ले आएंगे तो -1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये पहला वाला अनुपात और दूसरा अनुपात देखिए हम लोगों का बराबर आ रहा है। अगर इस देखिए अगर ये बराबर न आता तो इसका मतलब ये अद्वितीय इसका जो है हल होता। अद्वितीय का मतलब हम लोग यहाँ पर ए नंबर लगा देते। ठीक है, लेकिन ये पहला और दूसरा अनुपात दोनों अनुपात बराबर है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा भी अनुपात निकालेंगे। तीसरा अनुपात का मतलब अचर पदों का अनुपात, तो अचर पदों का अनुपात में हो जाएगा, देखिए ऊपर वाले में हो जाएगा 5 और बटे नीचे में हो जाएगा -10, अब हो जाएगा 5 × 9 5 दूनी 10, तो इसका मतलब माइनस को ऊपर ले आएंगे तो -1/2। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या ये पहला भी -1/2 आ गया, दूसरा वाला भी -1/2, तीसरा वाला भी 1/2। तो पहला दूसरा तीसरा का मतलब ये होता है कि यहाँ आप लोगों को पता होगा, इसको हम लोग शॉर्ट में थोड़ा कर रहे थे, A1/A2 हो गया, ये हो गया B1/B2, ये हो गया C1/C2। ये A1 का मतलब पहले वाले में ये हो जाएगा ये A1 का मान, ये हो जाएगा B1 का मान, ये हो जाएगा C1 का मान, ये वाला हो जाएगा A2 का मान, ये हो जाएगा B2 का मान और ये हो जाएगा C2 का मान। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये A1/A2 का मतलब हो गया 2/-4, यानी इसका अनुपात निकाल लिया। फिर B1/B2 का मतलब 3/-6, इसका अनुपात निकाल लिया। C1/C2 का मतलब 5/-10, इसका अनुपात निकाल लिया। अगर हम लोग ये देखते हैं कि A1/A2 का मान और B1/B2 का मान बराबर होता है, ऐसी दशा में अगर C1/C2 का भी मान, अगर तीनों मान बराबर होता है तो इसका मतलब होता है उसका क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि ये दोनों समीकरण जो दिए गए हैं अगर इनका ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, समपाती होगा। ठीक है, तो समपाती होने की दशा में इसका जो हल होगा वो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का तीसरा इसका इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी तरह से हम लोग इसको यहां से हटा करके, तो ये हम लोगों की क्या है, रफ का कार्य है एक तरह से। वैसे हम लोग बगैर रफ किए हुए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, अगर ऐसे भी सॉल्व करना चाहें तो ये 2 × 9 2 दूना 4, यहाँ भी देखिए 2 × 9 2 दूना, यहाँ पर तो 1/2, यहाँ -2, यहाँ 1/-2 बचेगा, यहाँ भी 3 × 9 3 दूनी 6, यहाँ भी वही बचेगा, 5 × 9 5 दूना, यहाँ भी वही बच रहा था, है ना। तो एक तरह से यहाँ भी तो जब सेम ही सेम आएगा तो इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि देखिए द्विघात बहुपद
6x² माइनस 7x प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल होगा। ठीक है, तो गुणनफल के लिए यहाँ पर हम लोग देखिए इसको बहुपद लिख लेते हैं। ये देखिए दिया गया है 6x² माइनस 7x प्लस 5। देखिए यहाँ पर इसका जो द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, वो होता है ax² प्लस में होता है bx प्लस c, ये होता है। ठीक है, जो x² का गुणांक होता है वो होता है a का मान, जो यक्ष का गुणा के रूप में होता है वो होता है b का मान, और जो अचर पद होता है वो होता है c का मान। तो यहाँ पर हम लोगों को पूछा क्या गया, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं सूत्र कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है ये c/a। ठीक, c का मान अपान a का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एक तरह से अचर पद अपान x² का गुणांक, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो अचर पद अपान में होता है x² का गुणांक। ठीक, अब देखिए अचर पद का मतलब c का मान, c का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 अपान x² का गुणांक मतलब a का मान, तो x² के गुणा के रूप में दिया गया है कितना 6, तो इसका मतलब इसका मान कितना आएगा 5/6 होगा। तो इसमें 5/6 कौन सा ऑप्शन होगा, ये हम लोगों का ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का इसका इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व करते हैं। ये हम लोगों का था चौथा नंबर, और आइए हम लोग यहाँ पर 5वें को सॉल्व करेंगे जब, तो 5वां नंबर हम लोग देख रहे हैं कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा, है ना। यदि हम लोगों को क्या दिया गया है कि tan थीटा बराबर में दिया गया है √3, tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ये √3 में tan कितने डिग्री का मान है ना। तो ये जो √3 होता है tan कितने डिग्री का मान होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये tan 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये √3 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, है ना, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3, तो √3 जो होता के स्थान पर हम लोग tan 60 नोट कर लिए। अब दोनों पक्षों में देखिए हम लोग यहाँ पर tan थीटा है, यहाँ tan 60 है, तो इसका मतलब tan और tan को हम लोग यहाँ पर से निगलेक्ट कर करेंगे, यानी कि कोणों की अगर तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा एक तरह से, तो ये हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से और क्या सॉल्व होगा, क्या इसका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA का मान होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका पहले फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है O केंद्र वाले वृत्त, तो हम लोग यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक मान लीजिए वृत्त बना लेते हैं, इसका केंद्र क्या हो गया, ये O हो गया। ठीक है, फिर देखिए एक बिंदु ए से ना, ए से मान लीजिए इसके बाहर कोई बिंदु हो गया यहाँ पर ए, ये हो गया। अब इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से हो जाएगी, यहाँ पर स्पर्श करेगी तो हो गया AP, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा सपोज दैट हम लोगों का इसे जाएगी, है ना, तो ये हम हो जाएगा मान लीजिए हम लोगों का AQ, ये इस प्रकार से हो गया। ये कह रहा है कि दोनों जो है ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 80 डिग्री पे कोण पर झुकी हुई है, तो कोण किसका मान ज्ञात करना है, POA। इसका मतलब POA, यानी कि इसको हम लोग यहां से ऐसे कनेक्ट करते हैं, पहले इसको यहां से कनेक्ट करेंगे इस तरह से, तो ये वाला कोण का मान हम लोगों को क्या करना है, पता करना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक, अब देखिए ये कुल कोण कितना है, तो ये कुल कोण हम लोगों को मिला करके है
80 डिग्री। और जब ये 80 डिग्री है, दो स्पर्श रेखाओं के ये जो यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट होता है बाहर से, अगर इसको हम लोग अगर केंद्र से मिलाएंगे तो ये इस कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, यानी कि आधा आधा दो बराबर भागों में बांट देगा। इसका मतलब कि ये ऊपर का जो कोण होगा ये हो जाएगा 40 डिग्री और ये नीचे वाला भी जो कोण होगा ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया। और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा होता है और केंद्र को अगर स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं ना तो त्रिज्या पर ये लंब हो जाएगा। जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये कोण का मान कितना होगा, तो हम लोग ये जानते हैं त्रिभुज एपीओ में, है ना, यानी कि त्रिभुज है ये एपीओ, यानी कि ये जो ऊपर त्रिभुज बन रहा है इसी त्रिभुज की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ ऊपर वाले त्रिभुज की बात, ये ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो देखिए कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण ओ इज इक्वल टू, देखिए 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग, है ना, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज की बात कर रहे थे। कोण ए मतलब ये इतना भर, है ना, क्योंकि त्रिभुज में है तो अगर देखो कोण ए का मतलब ये पूरा कोण ना समझिएगा, पूरा कोण नहीं समझना, क्योंकि त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज में, है ना, तो त्रिभुज में कोण केवल ये इतना ही ए बनेगा। ठीक है, ये इतना, तो ये हो गया, तो इसका मान हो जाएगा 40 प्लस ये जो है हम लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये कोण ओ का मान नहीं पता है तो कोण ओ बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कोण ओ बराबर करेंगे तो यहाँ पे 180, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और 40 मिला के 130 होगा और उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 130 हो जाएगा। तो कोण ओ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 50 डिग्री। और कोण ओ का मतलब चाहे इसको ए ओ पी कहिए चाहे पी ओ ए कहिए, तो कोण एक तरह से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं पी ओ ए बराबर में कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसमें कौन सा मैच करेगा हम लोगों का, तो ये ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। ठीक है, तो आइए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हम लोगों का दिया गया है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। ठीक है, यानी कि कोई घटना ऐसी है जो उससे घटने की एकदम संभावना निश्चित है, यानी कि वह निश्चित रूप से घटेगी ही। तो ऐसी दशा में जब कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता होती है 1। क्या होती है, कोई भी घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा और हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यदि कोई घटना असंभव होता है यानी कि वो निश्चित रूप से नहीं घटता है, ठीक है, यानी कि असंभव घटना होती है कोई तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों का ये निश्चित रूप से घटती है यानी असंभव नहीं है ना, यानी कंफर्म है कि ये निश्चित रूप से घटेगी ही घटेगी, तो ऐसी दशा में इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, तो आइए इसी तरह से हम लोग दूसरा अगला नंबर यानी कि 8वां नंबर देखते हैं कि r त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अर्धगोले का मतलब होता है कि ये इस तरह से, यानी कि ये इस तरफ से कोई अर्धगोला है और ये बिल्कुल क्या है, पूरी तरह से ठोस है। ठीक है, ये पूरा क्या है, ठोस है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो ये ऐसे अर्धगोला है, अर्धगोले में जो ऊपरी तल होता है ये वृत्ताकार होता है, समतल होता है, तो इसका मतलब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। और जो इससे कोई कटोरा होता है तो ये जो वक्र वाला भाग होता है, तो ये वक्र वाले भाग का जो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि दोनों, यानी कि जो वक्र पृष्ठ है और ये समतल पृष्ठ वृत्ताकार है, इन दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अर्धगोला है इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये कितना होगा, हम लोगों का 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से
आइए हम लोग अगला यानी कि 9वां नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो 9 नंबर में हम लोगों को देख दिया गया है कि दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी होगी, है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी यानी कि क्या होगा ये पता करना है। तो पहला बिंदु को मान लेते हैं हम लोग ए दिया गया है हम लोग कितना 3,2 और दूसरा बिंदु दिए मान लेते हैं बी दिया है, ये इसका मान दिया है 1,4। क्या है ये 1,4 है, ठीक है। जो पहला है इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और जो दूसरा दिया गया इसको हम लोग मान लेते हैं x2 और y2। तो दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी को मान लेते हैं ए बी, है ना। तो ए बी यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है ये हम लोग जानते हैं अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको मैं इसमें जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 भी लिखा जा सकता है, उसमें उत्तर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि स्क्वायर है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये इस तरह से लिखे हैं। तो इसी तरह से हम लोग चलिए यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं। x1 का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस x2 का मान हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 का मान हो जाएगा 2 माइनस y2 का मान हो जाएगा 4, फिर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर नोट करेंगे, देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 होगा। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8। 8 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 होगा। ये दोनों का मिला करके एक बार 2 बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो ये अंदर ही रहेगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2√2। तो 2√2 हम लोगों का ऑप्शन कौन सा है, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 3,2 तथा 1,4 के बीच की जो दूरी होगा वो कितना होगा 2√2 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अभी जो बताया जा रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो इसके पश्चात हम लोग अभी जो है क्या कहते हैं आपको कई जो है अनसॉल्व भी करवाने वाले हैं, जिसमें से आपको जो है बोर्ड एग्जाम में काफी मदद मिल सकती है ना। यानी कि काफी मदद मिल सकती है नहीं बल्कि मिलेगा ही, 100% मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स कर लीजिएगा। आइए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये हम लोगों का हो गया। इसी के साथ में हम लोगों का देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा, ठीक है। यानी कि ये कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका एक मूल जो है 1/2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल नहीं बल्कि इसमें जो k है ये k का मान क्या होगा, यही हम लोगों को पता करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण जो दिया गया है ये 4x² प्लस 4kx माइनस 5 बराबर में 0, ये हम लोगों का क्या है द्विघात समीकरण दिया गया है। तो अब इसमें जो है ये इसका एक मूल 1/2 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर ये द्विघात समीकरण यानी x घात 2 है, इसका मतलब x के 2 मान होंगे, ठीक है। x के 2 मान होंगे जिनमें से एक मान यानी कि एक मूल यानी x का एक मान क्या है 1/2 दिया गया है, पहला मान, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यही मान यहाँ रख देते हैं। तो x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 4 गुणित x का मान 1/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 गुणित में k गुणित में x का मान 1/2 माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 गुणित ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 बटे में 2 का स्क्वायर 4, अब हो जाएगा 2 एकन्नम 2 2 दूना 4, तो हो जाएगा ये प्लस में 2 एकन्नम 2 और 1 k
बराबर 5 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +5। ये 4 एकन्नम 4 एकन्नम 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2k = 5। अब 2k = करेंगे तो हो जाएगा 5, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग देख रहे हैं कि 2k = 5 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 4। अब ये 2 उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 2 एकन्नम 2 दूना 4। इस तरह से ये k का मान कितना प्राप्त होगा हम लोगों का, 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर k ऑप्शन हम लोगों का 2 कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर हटा करके यहीं पर अगला क्वेश्चन को भी नोट कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 का मान है। मतलब कि 1 से लेकर के 9 तक के सभी संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, ये होता है n × n + 1 अपान में होता है 2। ठीक है, तो इसी से n प्राकृतिक संख्या होता है, तो ये होता है। यहाँ पर क्या ना दिया गया है, 9 प्राकृतिक संख्याएं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हो जाएगा 9 गुणित में, ये 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग 10 हो जाएगा, अपान में 2, 2 एकन्नम 2 पंचे 10। अब मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा, तो 9 पचे 45 बट्टे में 1, बट्टे में 1 को लिखा नहीं जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा, ये 45। 45 नंबर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ये बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12वां का भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का था 11वां नंबर। आइए यहाँ पर हम लोग 12वां नंबर सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया गया है sin θ -1 और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है sec θ, प्लस में दिया है यहाँ पर tan θ होना चाहिए, तो यहाँ पर दिया गया है tan θ, ये दिया गया है। अब यहाँ कह रहा है इसका मान होगा। अब देखिए जो उत्तर भी दिया गया है वो cos θ sin θ -cos θ -sin θ, साइन और cos फॉर्म में दिया गया है उत्तर, जो भी ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग इसको भी साइन cos में पहले तोड़ देते हैं सबको। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा sin θ और उसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पर -1। और जब यहाँ पर इसको cos में फॉर्म में तोड़ेंगे तो सेक का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है 1 अपान में cos θ प्लस, इसको भी साइन cos में तोड़ेंगे तो tan θ का मान होता है sin θ अपान में cos θ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें माइनस को कॉमन ले लीजिए। जब माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो पहले नोट कर लीजिए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इसको बाद में नोट कर दीजिए, तो हो जाएगा -sin θ। यहाँ पे देख रहे हैं हर दोनों का सेम है, जब हर सेम है तो इसका मतलब अंश को डायरेक्ट जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस में sin θ। जब हर दोनों का सेम रहता है तो अंश को हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, तो 1 प्लस sin θ ये हो गया, और होल अपान में ये cos θ सेम था तो cos θ हो गया। यहाँ पर अपान में हम लोगों का रहेगा 1, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस sin θ, हो जाएगा 1 प्लस sin θ होल अपान में यहाँ हो जाएगा cos θ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 माइनस, अब b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और होल अपान में हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, अपान में हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा से यहाँ 2 बार रहेगा तो 1 बार कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बार cos थीटा। तो ये हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो माइनस cos थीटा, ये ऑप्शन नंबर ये सी मैच करेगा, नहीं कि ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए हम लोगों का दिया गया है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक
क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यिका होगा। ठीक है, यानी कि कुछ हम लोगों का एक आंकड़ा है जिसका जो है माध्य और बहुलक हम लोगों को ये माध्य और ये बहुलक दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों का उसका माध्यिका क्या होगा ये पता करना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग माध्यिका को पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का माध्य देखिए दिया गया है, माध्य दिया गया है। पहले देखिए, पहले माध्य दिया है, पहले बोला है तो माध्य का माध्य पहला वाला हो जाएगा। फिर ये बहुलक है, बहुलक, तो बहुलक हम लोगों को यहाँ पर कितना दिया गया है 35। हम लोग यहाँ पर ये सूत्र जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणिते माध्यिका, 3 गुणिते माध्यिका माइनस 2 गुणिते माध्य। क्या होता है, ये हम लोगों का सूत्र होता है। ये हम लोगों का बोर्ड एग्जाम में भी इस पर एक क्वेश्चन 100% श्योर आता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम के साथ साथ है, ये हम लोगों का लर्न होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से लर्न कर लीजिएगा। इस पर बोर्ड एग्जाम में भी ये हर वर्ष रिपीट होता है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर इसको मान रख दीजिए। तो मान रखेंगे तो देखिए बहुलक का मान हो जाएगा हम लोगों का 35 बराबर ये 3 गुणिते माध्यिका, माध्यिका का मान पता नहीं है तो ये इसको माध्यिका ही रहने दीजिए। फिर माइनस 2 गुणिते माध्य, माध्य का मान दिया गया है 32। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 35, फिर देखिए ये 32 दूना हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ माइनस में है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 64। अब बराबर यहाँ बचेगा कितना 3 गुणिते माध्यिका, 3 गुणिते माध्यिका बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये इसको हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे, तब जोड़ेंगे तो हम लोगों को ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 99। ये 3 यहाँ गुणाम है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, बराबर यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा माध्यिका। ठीक, काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 33, 3 करना 3 33 में, तो इसका मतलब इसका माध्यिका का मान कितना आ जाएगा, तो माध्यिका का मान हो जाएगा 33/1। अपान 1 को नोट नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पर रेज करके क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन को भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ हटा देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर 14 नंबर, चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे 14 नंबर में देखिए दिया गया है कि यदि cos थीटा बराबर √3/2 हो तो cos 2 थीटा का मान होगा, है ना। तो cos थीटा से पहले हम लोग थीटा का मान निकालेंगे, फिर यहाँ रख देंगे, फिर वही इसका मान हो जाएगा। इस तरह से उसका मान निकालेंगे तो देखिए हम लोगों को दिया गया है कि cos थीटा बराबर में देखिए दिया गया है √3/2। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि cos थीटा बराबर, अब cos के पदों में ये कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos हम लोग जानते हैं √3/2 जो होता है ये होता है cos 30 का मान। कितने डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ कोणों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर थीटा का मान हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब मान किसका निकालना है हम लोगों को, cos 2 थीटा का मान। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं cos 2 थीटा का मान निकालना है तो हो जाएगा cos 2 × थीटा, और थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री आ गया यहाँ से। जब यहाँ पर मान निकालेंगे तो cos 30 दूना 60 डिग्री, और cos 60 का मान होता कितना है, तो होता है 1/2। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो cos 60 का मान 1/2 ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी तरह से हम लोग अगला नंबर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये अगला हम लोगों का होगा 15 नंबर। देखिए दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी।
ठीक है, यानी कि दो पासे हैं और दोनों को एक साथ उछाला जाता है और जो आता है उनको अगर दोनों को जोड़ा जाता है तो आता है 10। 10 आए तो उनके आने की प्रायिकता क्या होगी ये हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों पासों को एक साथ उछालने की एक साथ उछालने पर कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? तो कुल परिणाम हम लोग जानते हैं पहले पर होता है 6 और दूसरे पर भी होता है 6 और गुणा कर देंगे तो 6 6 36 परिणाम कुल होंगे टोटल। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं दोनों पासों पर प्राप्त परिणामों का योग 10 होने ना, दोनों पासों के परिणामों का योग 10 होने की संख्या। तो यहाँ पर 10 होने की संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि होने की परिणाम पहले हम लोग निकाल लेते हैं परिणाम। तो यहाँ पर हम लोग पहले ये देखते हैं कि पहला पर मान लीजिए कि अगर 6 आया तो दूसरे पर 4 आएगा तभी उसके परिणाम 10, दोनों का योगफल 10 होगा। या फिर पहले पे मान लीजिए 5 आया तो दूसरे पे भी 5 आ जाए, या फिर पहले पर 4 आए तो दूसरे पे 6 हो जाए तब उनका योगफल 10 होगा। और मान लीजिए पहले पे 2 होगा तो दूसरे पे 8 आना चाहिए, 8 जबकि पास में होता नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर कुल अनुकूल परिणाम कुल कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल जो परिणाम होंगे ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 10 आने की प्रायिकता, 10 आने की प्रायिकता 10 आने की प्रायिकता का मतलब ये होता है कि दोनों का योग 10 आने की प्रायिकता। ठीक है, तो 10 यहाँ पर हम लोग पूरा नहीं लिख रहे हैं, 10 जो है दोनों का योग 10 आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में होता है कुल परिणाम, कुल परिणाम। इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3 और कुल परिणाम हो जाएगा 36। और जब काट देंगे तो यहाँ पर हम लोगों का कितना जाएगा 1/12। तो इस तरह से हम लोगों का इसका प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/12। तो 1/12 हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी तरह से हम लोग इसमें इसको हटा करके अगला नंबर भी यही सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपको अगर नोट करना होगा तो आप वीडियो को बिल्कुल यहाँ पर पॉज करके यानी कि स्टॉप करके रोक करके आप इसको आप आंसर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 16वां नंबर यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है चित्र में त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। देखिए त्रिभुज ABC है, ये इसका जो DE है ये BC के क्या है समांतर है। यदि AD बराबर 2.2 सेंटीमीटर, ये 2.2 सेंटीमीटर AD हो गया और DB जो है 3.3 ये हो गया, तथा AE का मान ये 1.8 सेंटीमीटर हो गया, तो AC की माप होगी, ये AC की माप होगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं, यहाँ पर देखिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाती है तो दोनों का जो ये दोनों जो है दो भागों में जो विभाजित होता है इनका अनुपात हमेशा क्या होता है
बराबर होता है। तो इसी का उपयोग हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का हो जाएगा AD अपान में हो जाएगा DB बराबर में हो जाएगा AE अपान में हो जाएगा EC, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो AD का मान हम लोगों को देखिए दिया गया है 2.2 सेंटीमीटर अपान DB का मान दिया गया है 3.3 सेंटीमीटर बराबर AE का मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर अपान में EC का मान नहीं पता, इसी को तो ज्ञात ही करना है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम डिजिट पर है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों की ना 22/33 बराबर हो जाएगा 1.8/EC। देखिए 11 दूना 22, 11 तिया 33, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो EC का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू EC बराबर 3 का इधर गुणा करेंगे तो ये मान लीजिए 18 18 तरीक का एक तरह से हो जाएगा 54, ये एक अंक पे दशमलव होती है, दशमलव लग जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग EC बराबर सॉल्व करेंगे तो 5.4 और 2 इधर आके भाग में हो जाएगा तो 2 एकन्नम और 2 दूना 4 फिर दशमलव फिर 2 सत्ते 14, यानी कि EC का मान हो जाएगा 2.7 सेंटीमीटर, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2.7 सेंटीमीटर हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद ये नंबर हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया गया है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक हम लोगों को यहाँ पे देखिए सारणी दिया गया है। अब इसमें हम लोगों को ये बताना है कि इसका जो है बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग का तात्पर्य होता है कि ऐसा वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। ठीक है, जिसकी बारंबारता जो है सर्वाधिक होता है वह जो है हम लोगों का बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बारंबारता सबसे ज्यादा किसका होगा। तो यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 6, इसका मतलब 8 यही सबसे ज्यादा बारंबारता है। इसका मतलब कि ये जब ये बारंबारता सबसे अधिक है तो ये वाला जो अंतराल होगा ना यही होगा बहुलक वर्ग। ठीक है, यानी इसी वर्ग अंतराल में जो है सबसे ज्यादा बारंबारता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया, तो ये 30 से 40, यानी 30 से 40 कौन सा ऑप्शन मैच करेगा हम लोगों का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 80 में tan थीटा इंटू cot थीटा का मान होगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये देखें कि अगर 1 होता है तो क्यों होता है, तो आइए हम लोग यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को जानते हैं कि tan थीटा इंटू ये cot थीटा, तो tan थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि होता है लंब बटे आधार, है ना, इंटू और cot थीटा का मान होता है आधार अपान में होता है लंब, है ना। लंब एकन्नम जो भी वैल्यू रहेगा कट जाएगा, आधार एकन्नम जो भी वैल्यू यहाँ भी रहेगा कट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक एकन्नम 1 अपान में आएगा 1, अपान में 1 रहता है उसको नोट नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में 12, 15 एंड 21 का एलसीएम, यानी कि 12, 15 तथा 21 का एलसीएम होगा। यानी इसका एलसीएम क्या होगा, तो आइए एलसीएम को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12, 15 और 21। तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि या तो बड़ी, हमेशा समझिए, या तो बड़ी संख्या होती है या तो उसका गुणज होता है ना, या तो बड़ी संख्या होती है या तो उसका गुणज होता है, जो क्या होता है कि सभी से विभाजित होता रहता है, वही होता है। तो हम लोग इसको एलसीएम को ज्ञात करने के कई तरीके हैं, जिनमें से हम लोग यहाँ पर भाग विधि से इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, ये 15 नहीं कटेगा और 21 भी 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर ये 15 नहीं कटेगा 2 से, और 2 से 21 भी नहीं कटेगा। अब 3 से काटते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21।
अब यहाँ पर हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 एक नहीं कटेगा, 5 एकन्नम 7 नहीं कटेगा, है ना। फिर हम लोग यहाँ पर 7 से अगर काटेंगे तो ये एक नहीं कटेगा, एक नहीं कटेगा, 7 एकन्नम 7। तो यहाँ पे यही हम लोगों का हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते। तो यहाँ पर हम लोग जब गुणा करेंगे तो 60 सत्ते हो जाएगा आपको कितना, 420, है ना। तो एक तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखिए इसको हटा देते हैं। अब इसके हम लोग जो है हटा करके तब यहीं पर अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि बिंदु 2, 3, 4, के तथा 6, -3 संरेखी हैं तो के का मान होगा। यानी कि ये तीनों बिंदु जो भी दिए गए हैं ये क्या है, संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है कि ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, जब एक ही रेखा पर स्थित हैं तो ऐसी दशा में के का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 बिंदु दिए गए हैं तो आइए हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। तो पहले जो पहला पॉइंट दिया है उसको हम लोग ए ले लेते हैं। तो ए का मतलब हो जाएगा हम लोगों का 2, 3। अगला पॉइंट हो जाएगा हम लोगों को बी। बी का मान हो जाएगा 4, के और उसके बाद हो जाएगा सी का मान। तो ये हम लोगों का अगला पॉइंट हो गया ये 6, -3, ये हो गया। अब देखिए पहले हम जो है इसको हम लोग x1 और y1 ले लेते हैं, दूसरे वाले को x2 और y2 ले लेते हैं, तीसरे वाले को x3 और y3 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जब 3 बिंदु चूंकि जब जो है क्या होते हैं, 3 बिंदु संरेख होते हैं। 3 बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं तब, है ना, तब उनसे बनने वाला त्रिभुज, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज हम लोग यहाँ पर एबीसी का क्षेत्रफल जब लेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तो जब एबीसी का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, तो यहाँ पर हो गया। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे एक तरह से, या फिर यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं पहले को ए दूसरे को बी तीसरे को सी बोले हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं त्रिभुज एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल। इसका सूत्र हम लोग जानते हैं कि 1/2। अब देखिए यहाँ पर होता है x, फिर ब्रैकेट में y - y, फिर प्लस x, y - y, फिर प्लस x और y - y। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर काफी लोग डाउट में हो जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि ये फार्मूला कैसे होगा। x, y - y, x, y - y, x, y - y, ये कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि होता है क्या, 1 2 3। तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3। अब 1 से स्टार्ट कर चुके हैं, अब 2 से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर आगे जाएंगे तो मिलेगा, आगे हो जाएगा 3, अब फिर पीछे मुड़ के आएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ से हो गया। अब लास्ट हम लोग कहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 के बाद पुनः पीछे से आएंगे हम लोग तो हो जाएगा 1 और 2। ये फार्मूला हम लोग को बन जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा x1, फिर y2 - y3 प्लस, फिर हो जाएगा x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हम लोगों का क्या होता है, एक तरह से सूत्र होता है। तो जब संरेख होने की दशा में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देखिए x1 का मान हो जाएगा 2, फिर y2 का मान, तो y2 का मान यहाँ से हो जाएगा k, माइनस y3 का मान तो हो जाएगा ये -3, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा +3। ठीक, अब प्लस x2, तो x2 का मान यहाँ से मिल जाएगा कितना, 4, और उसके बाद ब्रैकेट में y3, तो y3 का मान हो जाएगा -3, वहां से हो जाएगा, फिर -y1, तो y1 का मान यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर प्लस x3, तो x3 का मान हो जाएगा 6, फिर y1 का मान यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस y2 का मान यहाँ से हो जाएगा k। ये हम लोगों का हो गया यहाँ पर।
ये सब मान रख दिए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये 1/2 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 का k में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2k प्लस, और 2 का 3 में, यहाँ 2 का एक बार k में गुणा किया और फिर एक बार 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6, और उसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये हो जाएगा 4 गुणित, अब देखिए -3 और -3 जो है जुड़ेगा तो हो जाएगा -6, फिर ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 6 का अंदर गुणा कर देते हैं तो 6 3 हो जाएगा 18, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 का फिर k में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6k। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग और आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर होगा क्या हम लोगों का, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा कितना, 2k में -6k, 6 को घटाएंगे तो मिलेगा -4k, ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये, और ये 18 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस में 24, ठीक। और यहाँ ये हो गया, तब इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 4 छंग हो जाएगा 24, तो यहाँ पर ये 24 कट जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ये -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 का इक्वल टू k। इसका मतलब k का मान क्या होगा हम लोगों का, 0 होगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक में जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है ये कैसा लगा, और साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें आपको हम लोग जो है ये तो भी इसमें हम लोग एक तरह से 20 के 20 अभी जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले हैं यानी आते हैं उनको हम लोग यहाँ पर पूरे को सॉल्व कर लिए हैं। इसी के जस्ट बाद हम आपको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। जो एक तरह से डिस्क्रिप्टिव मॉडल में जो भी क्वेश्चन आते हैं और उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।